नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं यूपी पुलिस 2024 के इस सिलेक्शन बैच में। सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 9वें चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्त, तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। दोस्त, तो चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न दोस्त? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। सबसे पहले स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में, क्या स्वतंत्र अवस्था में जो रहते हैं उनको स्वर कहा जाता है, मतलब जो किसी के बिना सहयोग से बोले जाते हैं। अब स्वर होते कौन कौन से? पहले तो ये लिख लीजिए आप, कितने भैया? एक अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही तो है ना? कितने भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इनकी मात्रा इनकी तो होती नहीं है, इनकी ये होती है, इनकी ये होती है और इनकी ये होती है, इनकी ये होती है, इनकी ये होती है और री की मात्रा ऐसे होती है ना, ऐसे। उसके बाद ए होता है, उसके बाद आपका ऐ होता है, उसके बाद आपका ओ होता है और उसके बाद आपका औ होता है। ये कितने हो गए? अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप कितनी बताएंगे भैया? आप बताएंगे सर 11 है। अच्छा, 11 हो गए। अगर आपसे ये पूछे कि भाई मात्रा के आधार पर, क्या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो आप कितनी बताएंगे? तो यहाँ पे एक ही गायब हो जाएगा, बाकी सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा के आधार पर कितने भैया? 10 हो गए। मामला क्लियर है? अब देखिए, अब हम आते हैं प्रकार पे। किसके? स्वर के प्रकार। तो बेसिकली स्वर के जो है वो 3 प्रकार होते हैं दोस्त। कौन कौन से? एक तो होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? एक ह्रस्व होता है, एक होता है आपका द्विमात्रिक, अभी हम बताएंगे द्विमात्रिक क्या, और एक होता है आपका प्लुत। ऐसा प्लुत तो संस्कृत का होता है, लेकिन अब हिंदी में लोग पढ़ने लगे हैं इसलिए इसको आप भी जानते रहें। द्विमात्रिक में एक होता है दीर्घ, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। क्या होता है दोस्त? एक होता है आपका संयुक्त स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। कौन कौन से? एक आपके अ, फिर उसके बाद आपका ई, फिर उसके बाद उ और उसके बाद आपका आता है री। ये एक मात्रा वाले हैं इसलिए इनको ह्रस्व या एक मात्रिक कहा जाता है। दीर्घ में क्या? जिसमें 2 ह्रस्व जुड़े हों, जैसे एक आपका होता है बड़ा आ, एक होती है आपकी बड़ी ई और एक होता है आपका बड़ा ओ। संख्या कितनी हो गई भैया? 3 हो गए। संयुक्त में कौन कौन होते हैं? जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों से मिलकर बनते हैं। जैसे ई बनता है तो अ और ई, मतलब अलग अलग परिवार के व्यंजक। कभी जब आपको हम रिवीजन टाइप में जब 22 तारीख के बाद क्लास लेंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे दोस्त, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है भैया? जैसे आपका हो गया ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद आता है ओ और उसके बाद आता है आपका औ। तो कितने हो गए? 4 4 ये, 3 ये, 7 और 7 4 11। तो अगर आपसे कोई पूछे हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी बताएंगे? 11 बताएंगे। अब जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अंग और अह पे आपने चर्चा नहीं की, ये भी तो स्वर होते हैं, अंग और अह पे चर्चा कर लेते हैं दोस्त। देखिए, अंग जो होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अह जो होता है ये होता है आपका क्या? विसर्ग होता है। मामला क्लियर है? और इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अयोगवाह। न तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए हम इनको स्वरों के साथ गिनती नहीं करते हैं। मामला क्लियर है? तो अगर आप कभी 13 सोच रहे हैं तो ये गलत है। और मात्रा के आधार पर 10 कितने होते हैं भैया? मात्रा के आधार पर, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी ने स्वरों की संख्या 8 माना है, ठीक है। तो किशोरीदास वाजपेयी आपसे पूछेगा नहीं, वो टीजीटी पीजीटी लेवल का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। या का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। हम इसके लिए फार्मूला आपको बताएंगे। कौन सा? KTM 2 का। कौन सा? KTM DO, KTM 2। के से क्या होता है भैया? कंठ होता है। टी से क्या होता है? तालु होता है। यम से क्या होता है? मूर्धा होता है, ठीक है। डी से क्या होता है? दंत होता है। ओ से क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें करना क्या है आपको? क वर्ग। क वर्ग जो होता है ये कंठ का होता है, क वर्ग। उसके बाद आपका आता है च वर्ग, उसके बाद आता है आपका ट वर्ग, उसके बाद आता है आपका त वर्ग और उसके बाद आता है आपका प वर्ग,
ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये मामला क्लियर हो गया, कवर चावर टावर गतावर और पावर का। अब मुट्ठी आप अपनी बंद करिए, एक इधर स्पेस छोड़िए, इस लाइन में एक इधर छोड़िए। यहाँ पे आप जैसे स स श, अब यहाँ पे आपने कुछ स्पेस छोड़ रखा है, तो अब इस लाइन में नहीं बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे ह। ठीक है, ये पूरा फिर स्पेस क्या करेगा, छूटेगा। अब बात कर लेते हैं य र ल व की। तो यहाँ पे आप फिर स्पेस रखेंगे य, यहाँ पे लिखेंगे र, यहाँ पे लिखेंगे ल, और व जो है मेरे दोस्त वो वकारो दंतोष्ठ, वो दंत का होता है। व क्या है, ये दंत और ओष्ठ का है। अब आपका बचता है स्वर। तो आपका अ, आ, अंग और अह, ये सभी क्या है, कंठ हैं। आपका ई और ई, ये क्या है, तालु है। री क्या है, ये आपका मूर्धा है। और दंत क्या है, ये आपका री जो होता है ये दंत होता है। इसके बाद आपका ये डी है मेरे दोस्त, डी फॉर दंत, और यहाँ पे ओ क्या है, वो आपका ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है। मामला क्लियर है। इसको जब आप ए की बात करते हैं तो उसे आप मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमको किसके उच्चारण से मतलब है, हमको यहाँ पे य के उच्चारण। य क्या है भैया, तालु से है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सामान्य क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। आपको पता है जब दो क्रियाएं संयुक्त होती हैं, क्रिया प्लस क्रिया होती है तो संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, मेरा आपके घर आना जाना, मेरा आपके घर आना जाना लगा रहेगा मेरे दोस्त, आना जाना लगा रहेगा। तो यहाँ पे आना और जाना दोनों क्या संयुक्त है। अब द्विकर्मक में क्या होता है दोस्त, द्विकर्मक में कर्म कितने होते हैं भैया, कर्म होते हैं आपके दो कर्म होते हैं। एक तो होता है प्रधान कर्म, क्या होता है, एक होता है प्रधान कर्म और एक होता है आपका गौड़ कर्म। क्या होता है, गौड़ कर्म होता है। तो ये द्विकर्मक का है। अकर्मक में आपको पता है आपका जो है एक तो कर्ता रहेगा, कौन रहेगा, आपका कर्ता रहेगा, और जो प्लस कर्म आप लिखते हैं ये क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, और एक क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। मतलब कर्म अनुपस्थित रहेगा तो अकर्मक हो जाता है। सामान्य क्रिया में क्या होता है भाई, कर्ता होगा और क्रिया होगी। सामान्य क्रिया में भाई राम जाता है, सीता जाती, ऐसे सामान्य क्रिया होती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पे माँ क्या है, कर्ता है। माँ क्या कर रही, क्रिया कर रही, कि क्या कौन सी क्रिया है, पिलाना। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे को, एक तो आपका ये कर्म हो गया, और दूसरा है दूध, तो ये आपका प्रधान कर्म है। दूध जो है ये प्रधान कर्म। ऐसे हम कह सकते हैं माँ ने दूध पिलाया, तो ये जो प्रधान होता है इसमें चेंजेबल नहीं होता। आप जैसे माँ ने बच्चे को पिलाया, अब ये अंडरस्टूड हो जाता है दूध, तो दूध प्रधान कर्म हो गया, क्योंकि माँ के जो पिलाने का असर वो दूध पर सीधे पड़ रहा है, और बच्चे को ये आपका गौड़ कर्म हो गया। तो यहाँ कितने कर्म उपस्थित हैं मेरे दोस्त, दो कर्म उपस्थित हैं। तो ये इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? ऑप्शन ए तात्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए जो एक शब्द आता है, सबसे छोटा प्रश्न जो आपसे बन सकता है, काल से क्या तात्पर्य है? तो काल से तात्पर्य किसका भैया, समय से, जो आपको आता है। अब आपसे ये पूछा सकता है कि भाई काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे सर ये तो हमको पता है पहले से। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है वर्तमान, एक होता है भूत, और एक होता है आपका भविष्यत। क्या होता है, एक भविष्यत होता है। मामला क्लियर है। अब आपसे प्रश्न ये बनेगा कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया, वर्तमान काल जो है ये 5 प्रकार का। ठीक है। आपसे पूछा गया भूत कितने प्रकार होता है, भैया ये होता है आपके 6 प्रकार का, और भविष्य कितने प्रकार का होता है, ये होता है 3 प्रकार का। देखिए प्रकार में कैसे कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि ये हमारा अभी अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर आपको भी उबन होने लगेगी। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए बाकायदे समझ कर, तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको वो वीडियो भी उपलब्ध कराता रहूँगा। जैसे हम बात करने भाई सबसे पहले अपूर्ण भूतकाल की। किसकी? अपूर्ण भूतकाल। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा है परंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता है, तो वो अपूर्ण भूतकाल में आता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, वह सो रहा था। क्या? वह सो रहा
था। अब आप देखिए वह सो रहा था, तो ये क्रिया तो कंटिन्यू है, लेकिन अभी इसके संपन्न होने का कोई टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं कि इसके संदिग्ध वर्तमान की। संदिग्ध मतलब क्या होता है, जैसे हमको ये संभावना भाई वो कर रहा होगा, संदिग्ध है, तो यहाँ पे जैसे हम कह दें कि सरनाम रसगुल्ला खाता होगा। क्या, सरनाम रसगुल्ला खाता होगा। हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, हमको पता कि एग्जैक्ट नहीं पता, खाता होगा। ठीक है, जैसे वह अंडा खाता होगा, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान में आता है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन अगर आप जैसे तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, तात्कालिक मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना। जैसे हम कह दें कि शिवम जा रहा है, तो ये क्या है, अभी कंटिन्यूइंग फॉर्म में चल रहा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो तात्कालिक वर्तमान काल होता है उसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। संभाव्य वर्तमान क्या होता है, कंजक्टिव, है ना, कंजक्टिव मतलब संभाव्य। जैसे हम ये कह दें कि जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लें, अभिषेक बैठो, अभिषेक तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं ये बोल दिया, तो ये क्या है, मैं अभी आता हूँ, मतलब तुम बैठे रहो अभी, तो ये संभाव्य हो जाता है, कंजक्टिव हो जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होने की संभावना का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संभाव्य। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें सही जवाब है। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल। वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, अभिषेक तुम बैठो, अभी मैं आता हूँ, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो संभाव्य वर्तमान काल के होते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चिरंतन का सही विलोमार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, चिरंतन का सही विलोमार्थक शब्द क्या होगा। आपको ऑप्शन ए दिया है नश्वर, ऑप्शन बी परमेश्वर, ऑप्शन सी नाश, ऑप्शन डी अंत। अब अंत का विलोम क्या होता है दोस्त, अंत का विलोम होता है आदि। ठीक है, नाश का आपको जैसे नाश तो एक होता उन्मूलन का निमीलन, तो जो जैसे सर्वनाश हो गया तो उत्पत्ति होता है। नाश से क्या होता है, उसका विलोम उत्पत्ति होती है। ठीक है, परमेश्वर का मनुष्य होता है भाई, मनुष्य का विरोध ये होता है। चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है। अच्छा, चिरंतन से तात्पर्य क्या है भाई, चिरंतन का तात्पर्य है बहुत दिनों से चला आने वाला। क्या, बहुत दिनों से चला आने वाला, बहुत दिनों से चला आने वाला, ये क्या है, ये चिरंतन है ना। अब बहुत दिनों से चला आने वाला, अब आप बता दिए कि नश्वर। अच्छा, नश्वर मतलब क्या होता है भाई, नश्वर मतलब होता है जैसे नाशवान, जो नष्ट हो सकता है। जैसे हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, लोग कहते ही हैं मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मैन इज मॉर्टल बट सोल इज इमॉर्टल, मतलब मरणशील है, नश्वर है, हमारा शरीर खत्म हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, प्रवृत्ति बोले तो भाव, विचार, सोच, है ना, आदत, तो प्रवृत्ति में आती है। जैसे प्रवृत्ति का आप ऐसे समझिए आदत। ठीक है, अब बताइए वृद्धि, अनावृत्ति, निवृत्ति, सद्वृत्ति। वृद्धि का विलोम क्या होता है भैया, आपको पता है वृद्धि का विलोम होता है ह्रास, मतलब कमी, वृद्धि होगी तो कमी आएगी। अब इसमें देखिए अगर आपसे कह दें आवृत्ति का अनावृत्ति होता है, क्या, आवृत्ति का अनावृत्ति होता है। अब इसमें सद्वृत्ति टाइप का तो कुछ होता नहीं दोस्त। इससे सद्वृत्ति मतलब क्या होता है, अच्छी आदत होता है ना। सब सद्वृत्ति का निवृत्ति होता है, जैसे इसका निवृत्ति का सद्वृत्ति आप ऐसे कर सकते हैं। निवृत्ति मतलब होता है छुटकारा पाना, प्रवृत्ति मतलब आदत, तो आदत से छुटकारा पर कैसे आप पाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सद्वृत्ति मतलब होता है अच्छी आदत, तो भाई इसका ये समानार्थी टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है। ऑप्शन डी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आप इसका तात्पर्य समझिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, यह एक अशुद्ध वाक्य जिसका शुद्ध रूप है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ऑप्शन बी तो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। पानी पीता है तो बिल्कुल पानी पीते हैं नहीं पीता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी, ये भी गलत हो जाएगा। एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो दोस्त एक घाट, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बकरी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या भैया, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए।
ऑप्शन ए है एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। ऑप्शन बी है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। ऑप्शन सी है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। ऑप्शन डी है एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रही है। देखिए यहाँ पे आप चाहे चल कर लीजिए चाहे चल कर लीजिए, यहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्त। हमको देखना रहे, रही, रही, रहा, इस पे ध्यान देना है। इसका यूज क्या होता है मैं बताऊं। यदि वाक्य में दोनों लिंग के जो एक वचन की विभक्ति रहित अन्य कर्ता और या इसी अर्थ में जो व्यवहृत किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया का प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे पानी पीते हैं तो इसमें भाई बाघ और बकरी, जिसे हम कहते हैं कि एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, ठीक है, मैदान में चल रहे हैं। अगर हम ऐसे कह दें तो भैया ये तो गलत हो जाएगा ना, एक गाय दो घोड़े। अब जैसे अब इसमें देखिए है क्या कि वाक्य में दोनों लिंग और वचन के अनेक विभक्ति रहित कर्ता या किसी अव्यय से युक्त हो तो क्रिया बहुवचन में होगी। उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो अंतिम कर्ता यहाँ क्या है, एक बकरी है। क्या भैया यहाँ पे अंतिम कर्ता कौन है भैया, पहला कर्ता तो आपका एक गाय है, दूसरा कर्ता एक घोड़ा है और जो तीसरा कर्ता है वो एक बकरी है ना। तो एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। तो भैया बकरी तो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर रहे हैं तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रहा है नहीं लगेगा, रही रही दोनों जगह है। एक गाय दो घोड़े और बकरी मैदान में चल रही है, एक ये आप कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन बी और सी जो है दोनों बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन बी सी घनिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए इसका। देखिए दोस्त इसकी बात करें तो हम हमेशा पढ़ते हैं, जैसे हम ये कह दें कि अभिषेक हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र है। क्या, सबसे घनिष्ठ मित्र है। तो आप बताइए घनिष्ठ सब सही है क्या? बिल्कुल गलत जवाब है। ये घनिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है, घनिष्ठ होता है। क्या, घनिष्ठ, जो निष्ठावान है ना, जो हमारे प्रति अत्यधिक निष्ठावान है। मैं उसके प्रति निष्ठा, घनिष्ठ मित्र होना तो घनिष्ठ थोड़ा होता, निष्ठावान थोड़ा होता, निष्ठावान होता है ना। तो भैया इसमें घनिष्ठ होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के लिए कार्यक्रम में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए शास्त्री, ऑप्शन बी व्याकरणविद, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए दोस्त इसका। देखिए जो व्याकरण जानता है, एक शब्द अगर सही बात करें, शास्त्री वो होता है जो शास्त्र का ज्ञाता होता है। क्या, जो शास्त्र का ज्ञाता होता है, शास्त्र का ज्ञाता होता है और शास्त्री होता है। व्याकरणविद क्या होता है, जो व्याकरण में विद्वान हो, व्याकरण का विद्वान। क्या, व्याकरण का विद्वान, व्याकरण का विद्वान क्या, व्याकरणविद। अब व्याकरण क्या है, जो व्याकरण जानता है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह माया न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करिए। ऑप्शन ए वीतरागी, ऑप्शन बी सीतरागी, ऑप्शन सी अनुरागी, ऑप्शन डी रागी। अब देखिए हम इसकी बात कर लें अगर कि भाई वीतरागी क्या होता है ना, तो इसमें देखिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो ये पूछा जा रहा है, लेकिन हम ये पहले जान लें कि भाई जिसमें संसार के प्रति मोह हो, जिसमें संसार के प्रति मोह हो, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं अनुरागी। रागी मतलब होता है प्रेम करने वाला, तो ये अनुरागी हो गया। अब इसमें इसका विलोम जो होता है, अनुरागी के विलोम वीतरागी होगा, तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वीतरागी मतलब जिसमें संसार के प्रति मोह माया न रहा हो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, खेत का सही तत्सम चुनिए। खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। एक बात आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी ख का तत्सम बनाइएगा तो ख का तत्सम हमेशा क्षत्रिय वाला छ होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ये ख का छ जो होगा ये 80% प्लस मामलों में लागू होगा, 20% में थोड़ा सा वो होता है, अधिकतर मामले में आपको ये मिलेगा, ठीक है दोस्त।
जैसे आपको क्षत्रिय लिखना है, जैसे खत्री लिखा है खत्री, तो खत्री का जो तत्सम होगा वो होगा क्षत्रिय। क्या होगा? क्षत्रिय। तो इसमें आप ख का परिवर्तन देखना है अच्छा में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, घोटक का सही तद्भव क्या होगा? गधा, घोड़ा, धड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का जो सही तद्भव होगा मेरे दोस्त वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष से या प्रविशेषण? प्रविशेषण क्या होता है भैया? जो विशेषण की विशेषता बताता, क्या? जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। क्या? जिनकी विशेषता बतलाई जाए। ठीक है, बतलाई जाए। मामला क्लियर है दोस्त? हमसे पूछा क्या गया? हमसे ये पूछा गया विशेषण शब्द जो है जिसकी विशेषता, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो भैया जिसकी विशेषता बताइए वही तो विशेष होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। ठीक है, वो तो क्रिया विशेषण होता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, भैया प्राचीन शब्द का विशेषण किस प्रकार में आता है? ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। अच्छा, ये हमसे पूछा गया है कि भाई विशेष जो प्राचीन शब्द है ये किस में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये एक चीज हमेशा याद रखिए, जो विशेषण है ना, विशेषण आपसे ऐसे पूछा जाता है भाई विशेषण की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले। क्या? संज्ञा, जैसे विशेषण शब्द जो लिखा है, तो विशेषण मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले, ये क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। मतलब जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, ये सीधे सीधे पूछा प्रश्न है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार क्या? अगर आपसे पूछे जाए भाई विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे भैया? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है गुणवाचक। क्या होता है? एक होता है गुणवाचक। ठीक है, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक। क्या होता है भैया? परिमाणवाचक होता है। एक होता है सार्वनामिक। क्या होता है? एक होता है सार्वनामिक होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया भैया भाई संख्यावाचक में संख्या बतलाई जाती है दोस्त, जिस विशेषण शब्द से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है ना। अगर हम परिमाणवाचक की बात कर लें, जैसे अब ऐसे इसमें बहुत प्रकार होते हैं, है ना, अब इसमें सब डिस्कस हम कर नहीं पाएंगे। परिमाणवाचक क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से वस्तु की, जैसे यहाँ पे संख्या का बोध होता है, संख्या का, यहाँ पे क्या होता है? नाप तौल का बोध होता है। किसका? नाप तौल का बोध होता है। भाई परिमाण में क्या होता है? नाप तौल। भाई निश्चित है, जैसे मेरा पजामा 3.5 मीटर कपड़ा रहेगा, निश्चित में कहते हैं गिलास में थोड़ा सा पानी है। ठीक है, सर्वनामिक में क्या होता है? जैसे जब वाक्य में सर्वनाम शब्द का विशेषण, सर्वनाम शब्द जो है विशेषण का कार्य करने लगे, जैसे वह लड़का छोटा है। क्या? वह लड़का छोटा है, तो लड़के की विशेषता वह बतला रहा है। जैसे हम कहते हैं वह लड़का छोटा है, तो वह क्या सर्वनाम? जैसे यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ते की विशेषता है ना भाई, यह जो है ये कुत्ते की विशेषता है, यह कुत्ता हमने इंडिकेट किया। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों तो नहीं होंगे, गुणवाचक विशेषण बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? ऑप्शन ए महांतर, ऑप्शन बी महानतम, ऑप्शन सी महत्तम, ऑप्शन डी महत्तर। देखिए अगर यहाँ हम महान की बात कर लें तो आपको पता है जो विशेषण है, अभी हमने प्रकार पढ़ा, विशेषण हमने प्रकार जब पढ़ा तो हमने कहा प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, क्या अवस्थाएं कितनी होती हैं मेरे दोस्त? तो अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 होती हैं मेरे दोस्त? एक तो आपका होता है मूलावस्था। क्या होती है? मूलावस्था एक होती है। उसके बाद आती है उत्तरावस्था,
क्या आती है, उत्तरावस्था आती है। और उसके बाद आपका आता है उत्तमावस्था। क्या होता है, उत्तमावस्था आता है। ठीक है। अब इसे मूलावस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती बल्कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बतलाई जाती है। जैसे हम ये कह दें कि भैया ये, जैसे हमने कह दिया ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर, ऐश्वर्या राय सुंदर है, तो जो सुंदर शब्द है वो विशेषता का मूल अवस्था है, ऐसा हम ये कह दें। इसमें दो व्यक्तियों की तुलना होती है ना। जैसे हम ये कह दें कि भाई उससे वह सुंदर है, तो इसमें जैसे इसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना होती है। जैसे चीता शेर से तेज दौड़ता है, सुंदर, तो यहाँ पे हो जाता है क्या, सुंदरतर। क्या है, सुंदरतर है, मतलब दो लोगों में विशेषता बतलाई जा रही है। उत्तम अवस्था में क्या होता है, इसमें बहुत से लोग अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा बताया जाता है, सबसे वो किया जाता है। जैसे हम कह दें कि जो ऐश्वर्या है वो सबसे क्या है, सुंदरतम है। ऐश्वर्या क्या है, सुंदरतम है, सुंदरतम। या हम ये कह दें सबसे सुंदर। क्या हम कह सकते हैं, सबसे सुंदर, ये भी कह सकते हैं। तो ये मूल अवस्था, उत्तर अवस्था। देख लीजिए महान की उत्तर अवस्था क्या होगी, आपको पता है। उत्तर अवस्था में जैसे ये है तो इसमें हम तर लगाते हैं उत्तर अवस्था में, और इसमें हम तम लगाते हैं। तो बताइए कि इसमें क्या होगा, महान का। तो मेरे दोस्त महान का जो उत्तर अवस्था होगी वो हो जाएगी महानतर। क्या हो जाएगी आपको क्या लग रहा है, महान का क्या होगा, महान का महानतर होगा या महत्तर होगी। तो मेरे दोस्त इसमें तो सारे के सारे जैसे आप देख पा रहे हैं, तो महानतर नहीं होता दोस्त, है ना। हमने क्या कहा, ये तर लगा है, ये तर लगा, आधा त है दोस्त, महानतर नहीं होगा बल्कि महत्तर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। और महान की उत्तम अवस्था क्या होगी, जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि महानतम की उत्तम अवस्था क्या होगी, तो ये होगी महत्तम। क्या होगी, महत्तम। महानतम नहीं होगी, महत्तम होगी दोस्त। महान का महत्तर और महत्तम। ठीक सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, ये किसका है, तो आपको पता है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ये सभी जो है ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। लेकिन जैसे हम ये कह दें कि आप इसके अलावा जैसे आपसे कह दें कि भाई विधाता, क्या विधाता, विधाता किसका, इन्हीं का है। हम कह दें जैसे प्रजापति, क्या कह दें, प्रजापति कह दें। एक बड़ा फेमस है विरंची, इनके लिए विरंची जो है ये भी इन्हीं का उदाहरण है। विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है भैया, लक्ष्मीपति होता है। क्या, लक्ष्मीपति। नारायण, नारद जी कहते रहते हैं। उसके बाद हरि होता है, केशव होता है। क्या चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुरानन हो जाएगा तो भैया ये ब्रह्मा जी हो जाएंगे, है ना। और चतुर्भुज हो जाएगा तो ये आपके जो है विष्णु जी हो जाएंगे। ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर हम महेश की बात करें तो भाई उपेंद्र हो गया, शिव, पशुपति, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव, ये सब इनके हो गए। गणपति का जैसे एक दंत, विनायक, है ना, ये सब गणेश के होते हैं। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी पिता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए तनय, सुत, आत्मज ये सब किसके पर्यायवाची भैया, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब जैसे हम बात करें बेटा, अंशज, आत्मज ये सभी, जबकि जो जैसे यहाँ पे पुत्री लिखा है तो पुत्री का क्या होता है, सुता होता है। क्या होता है, सुता होता है। अंशजा होता है, सुता, अंशजा, आत्मजा, आत्मजा होता है, फिर तनया होता है ना, ये सब होते हैं। जैसे भाई दे दिया तो भाई का क्या होता है, भाई का तात होता है। अनुज होता है, अग्रज होता है, भ्राता होता है ना। पिता का क्या होता है, जनक, तात, पितृ, ये सब होते हैं। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 19 नंबर में, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है ना, ये आपको दिया गया है भाई कौन सा प्रथम उपन्यास है।
ऑप्शन ए है इंदुमती, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी एक घूंट, ऑप्शन डी नहुस। बताओ भैया नहुस क्या है? प्रथम मौलिक नाटक है। क्या है? प्रथम मौलिक नाटक है। ठीक है। इंदुमती क्या है? इंदुमती है प्रथम कहानी। क्या है? प्रथम कहानी है। ठीक है। और किसने लिखी है? तो ये लिखी किशोरीलाल गोस्वामी ने। किसने? किशोरीलाल गोस्वामी ने जो है ये कहानी लिखी है। अब इसमें एक घूंट, जो एक घूंट है ये प्रथम एकांकी है। क्या है? प्रथम एकांकी है ना। और ये किसने लिखा है एक घूंट? ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है। नहुस जो प्रथम भौतिक नाटक है, नहुस की रचना किसने की है? गोपाल चंद गिरधर दास। किसने? गोपाल चंद गिरधर दास। और यहाँ परीक्षा गुरु जो कि बिल्कुल सही जवाब है, परीक्षा गुरु जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब है। और ये प्रथम उपन्यास है। किसने लिखा है इसको? लाला श्रीनिवास दास। कौन? परीक्षा गुरु कौन लिखा? लाला श्रीनिवास दास। चलिए अंतिम प्रश्न कौन सा लिए हैं हम? अंतिम प्रश्न लिए हैं कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी अमृत राय। ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो आप हमको बताइएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मेरे दोस्त, जो करवा दे रहा हूँ वही आएगा। माखनलाल चतुर्वेदी कब दिया गया था दोस्त? ये गया पहला इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। जैसे अभी बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपसे हो सकता है पूछ ले कभी, तो अगर पूछेगा तो बताइएगा। इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को हुई थी। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने? 24 भाषाओं में। अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए। किसको? हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं सुमित्रानंदन पंत, अमृत राय की बात कर लेते हैं भैया। इनको किसके लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था आपका 1963 में दिया गया था, है ना। और किसके लिए? कलम का सिपाही के लिए। किसके लिए? कलम का सिपाही। जेल वार्डर का ये प्रश्न है। ठीक है। कलम का सिपाही, जेल वार्डर का प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। भगवती चरण वर्मा को दिया गया था भैया? तो भगवती चरण वर्मा को 1961 में दिया गया था, 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए। किस लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए इनको दिया गया था। हमसे पूछा कि 1960, तो बचे कौन? सुमित्रानंद पंत, इन्हीं को दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।